नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी दोनों के भाषणों को एक साथ रखकर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इस महान गीत की भावना से राजनीति करने की कोशिश कौन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वंदे मातरम के अंतरों को काटने को भारत के विभाजन से जोड़ते हैं तो प्रियंका गांधी एक तथ्य सामने रखती हैं। कहती हैं जन गण मन भी लंबी कविता का हिस्सा है। मूल कविता में 5 अंतरे हैं, लेकिन पहला अंतरा ही गाया जाता है जो 52 सेकंड का होता है। तो ऐसा नहीं कि वंदे मातरम का ही अंतरा छोटा किया गया है। हमारा राष्ट्रगान भी एक कविता का एक अंश ही है, एक लंबी कविता का एक अंश है। और इन दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अंश को चुनने में सबसे बड़ी भूमिका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की थी। वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है जिन्होंने अपने महान विवेक से ये निर्णय लिया, मगर एक संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है। क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अंबेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं? अभी तक आपको किसी ने यह बात प्रमुखता से नहीं बताई कि राष्ट्रगान भी लंबी कविता का हिस्सा है। तो क्या किसी दिन बीजेपी इसे लेकर भी मुद्दा बनाएगी कि जनगण मन की पूरी कविता स्वीकार नहीं की गई, इसके साथ अपमान हुआ। प्रियंका गांधी के इस तथ्य से बहस को देखने का एक नजरिया तो मिलता है, मगर आपको यह भी याद रखना है कि वंदे मातरम का विरोध, राजनीतिक विरोध, उसका संदर्भ जनगण मन से काफी अलग है। अफसोस इस बात को लेकर होता है जब भारत के प्रधानमंत्री वंदे मातरम को याद करते हैं तो याद करते वक्त उदारता नहीं बरत सके। 7 नवंबर को विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण और 8 दिसंबर को लोकसभा में उनके भाषण की कॉपी जिस तरह से प्रियंका गांधी ने चेक की, उससे खुश होने का मन नहीं हुआ, बल्कि अफसोस हुआ कि जनता के तमाम मुद्दों को छोड़कर अगर वंदे मातरम पर बहस ही करनी थी तो प्रधानमंत्री का भाषण कम से कम ऐतिहासिक तथ्यों के मामले में समावेशी होना चाहिए था। 1937 के जिस कार्य समिति की चर्चा हो रही है, जिसमें वंदे मातरम के 2 अंतरे का चुनाव होता है और वही अंतरा संविधान सभा भी चुनती है, उसे लेकर कैसे प्रधानमंत्री मोदी एक नया मोड़ देते हैं और प्रियंका गांधी कैसे तथ्यों से उसे सीधा करती हैं, इसे देखना चाहिए। और अफसोस भी करना चाहिए कि कांग्रेस को घेरने के क्रम में वंदे मातरम के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू के पत्र का जिक्र किया जो उन्होंने नेताजी बोस को लिखा था कि वंदे मातरम पर चर्चा हो। प्रियंका गांधी ने याद दिलाया कि इस पत्र से 3 दिन पहले नेताजी बोस ने नेहरू को पत्र लिखा कि वंदे मातरम पर कार्य समिति में चर्चा होनी चाहिए। 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होने जा रहा था, उसका आयोजन कर रहे थे। तो जो मोदी जी ने पत्र सुनाया सदन में 20 अक्टूबर का और कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने नेताजी को ये चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, उससे पहले 3 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी जिसका जिक्र आपके प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और इस चिट्ठी में सुन लीजिएगा, आप नेताजी के लफ्ज नहीं सुनना चाहते? बंगाल का चुनाव आ रहा है, सुनिए। हाँ, कोई बात नहीं, हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते।
लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा, सुन लीजिए, सुन लीजिए। माय डियर जवाहर, reference Vande Mataram. We shall have a talk in Calcutta and also discuss the question in the working committee if you bring it up there. I have written to Dr. Tagore to discuss this matter with you when you visit Santi Niketan. Please do not forget to have a talk with him when you visit Santi Niketan. ये 17 अक्टूबर को लिखी जाती है। 10 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं और आपके और 20 माफ करिए 20 अक्टूबर को, हाँ ठीक है, 20 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं। इस जवाब की एक पंक्ति प्रधानमंत्री जी ने सुनाई, बाकी पंक्तियां क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि उनमें नेहरू जी क्या कह रहे हैं? There is no doubt that the present outcry against Vande Mataram is to a large extent a manufactured one by the communalists. Whatever we do, we cannot pander to communalists' feelings, but to meet real grievances where they exist. I have decided now to reach Calcutta on the 25th morning. This will give me time to see Dr. Tagore as well as other friends. समझ रहे हैं आप? प्रधान चुप है तो समझ ही गए होंगे। फिर क्या होता है? फिर नेहरू जी कलकत्ता जाते हैं और गुरुदेव जी से मिलते हैं और उसके अगले दिन गुरुदेव जी एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें वो लिखते हैं, अंग्रेजी में चिट्ठी है, उसका एक अंश मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि जो 2 अंतरे हमेशा गाए जाते थे उनका महत्व इतना गहरा था कि उस हिस्से को कविता के शेष हिस्से तथा पुस्तक के उन अंशों से अलग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा से वही 2 अंतरे ही गाए जाते थे और उनको गाते हुए कुर्बानी देने वाले सैकड़ों शहीदों के सम्मान के लिए उन्हें ऐसे ही गाना उचित रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में जोड़े गए अंतरों का सांप्रदायिक मायना निकाला जा सकता है और उस समय के माहौल में उनका इस्तेमाल अनुचित होगा। इसके बाद 28 अक्टूबर 1937 में कांग्रेस की कार्य समिति ने अपने प्रस्ताव में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया। उन्हीं दो अंतरों को कार्य समिति की बैठक में महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव जी, सरदार पटेल जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी सब मौजूद थे। इस प्रस्ताव के ये सभी महापुरुष इस प्रस्ताव से सहमत थे। आगे क्या होता है ये भी सुना लूं। भारत की आजादी के बाद जब इसी गीत के इन्हीं 2 अंतरों को 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान समिति में भारत का राष्ट्रगीत घोषित किया, तब लगभग यही महापुरुष मौजूद थे। इनके साथ साथ BR अम्बेडकर जी भी सभा में थे और इनके साथ साथ मेरे सत्ता पक्ष के साथियों के नेता श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मौजूद थे। वही 2 अंतरे राष्ट्रगीत घोषित किए, किसी ने कोई आपत्ति जारी नहीं की, कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रधानमंत्री मोदी 1937 में हुई कांग्रेस की उस कार्य समिति के फैसले पर निशाना साध रहे थे जिसने तय किया कि जहां भी राष्ट्रीय समागम होगा वहां पर वंदे मातरम का 2 ही अंतरा गाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इसे लेकर आरोप लगाते हैं कि ऐसा कर कांग्रेस मुस्लिम लीग के आगे झुक गई और भारत का विभाजन हुआ, जबकि प्रियंका गांधी बता रही हैं कि इसी अंतरे को संविधान सभा ने आजाद भारत के राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया और तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर अंबेडकर या किसी ने भी विरोध नहीं किया। हम फिर से बता रहे हैं कि 1937 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस समिति के सदस्यों में महात्मा गांधी, सरदार पटेल,
मौलाना आजाद, सरोजनी नायडू, नरेंद्र देव, जमनालाल बजाज, जेबी कृपलानी सदस्य थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में यह नहीं बताया कि इनमें से किसी ने विरोध किया था या नहीं, बाकी सदस्यों की राय क्या थी, लेकिन नेहरू और कांग्रेस पर आरोप लगा दिया। यही नहीं, वे महात्मा गांधी पर भी दबाव में आने का आरोप लगाते रहे अलग तरीके से, और कहते हैं कि कौन सी शक्तियां थीं जिनके दबाव में बापू आ गए। वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई। 1937 की कांग्रेस कार्य समिति में कौन सी शक्तियां हो सकती थी? हमने सबके नाम तो आपको बताए। प्रियंका गांधी ने बताया कि उनमें से कई लोग संविधान सभा के सदस्य हुए जिन्होंने इसी 2 अंतरे को आजाद भारत के लिए राष्ट्रगीत के रूप में चुना। गांधी के विचार वंदे मातरम को लेकर क्या थे, हमने आपको वंदे मातरम के पार्ट 2 वीडियो में बताए हैं, जो हमने 8 दिसंबर को ही अपलोड किया है। अच्छा होता प्रधानमंत्री मोदी उसका भी जिक्र करते, लेकिन अब आपको इस वीडियो के साथ साथ वंदे मातरम पर हमारे दोनों ही वीडियो देखने चाहिए, यानी अब आपको 3 वीडियो देखने चाहिए। पता चलेगा कि वंदे मातरम के नाम पर किस तरह की राजनीति बिछाने की कोशिश हुई और नाकाम कोशिश हुई, मगर आप तीनों वीडियो देखने के बाद जान सकेंगे कि 150 साल में वंदे मातरम को लेकर जो राजनीति की जा रही है उसी को आज भी दोहराया जा रहा है। देख जी, जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के जीवन में जो भी देश के लिए जीता जानता, देश के लिए जागता था, उन सब के लिए वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया। मैं समझता हूं कि आज जब हम वंदे मातरम के 150 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उन परिस्थितियों को भी हमारी नई पीढ़ियों को जरूर बताना हमारा दायित्व है, जिससे के वजह से वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी
निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ, वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी तथ्यों को कहीं से कहीं ले जाकर भारत के विभाजन से जोड़ देते हैं। सांप्रदायिक राजनीति दरअसल यही करती है, अपने हिसाब से तथ्यों को गढ़ती है, जिनका एक ही मकसद होता है, हम बनाम वो करते रहना। प्रधानमंत्री मोदी जिन पत्रों की बात कर रहे हैं वे इतिहासकार सव्यसाची भट्टाचार्य की इस किताब में दर्ज हैं। सव्यसाची बताते हैं कि 1937 की कार्य समिति की बैठक से पहले नेहरू और बोस के बीच वंदे मातरम को लेकर बातें हो रही थी। नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता वंदे मातरम को लेकर अपनी समझ विकसित कर रहे थे, उसके सांप्रदायिक इतिहास और प्रभाव पर विचार कर रहे थे। उसी समय बोस वंदे मातरम के बचाव में खड़े हो रहे थे। प्रधानमंत्री ने बोस को लिखी नेहरू की चिट्ठी की बात की, मगर सव्यसाची भट्टाचार्य की किताब के अगले पन्नों पर यही लिखा है कि टैगोर ने वंदे मातरम को लेकर नेहरू को क्या राय दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे साफ साफ छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? जबकि इसी किताब से आप यह जान सकते हैं कि टैगोर के रिश्तेदार कृष्ण कृपलानी ने विश्व भारती न्यूज में एक लेख छापा, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम की संकीर्णता की आलोचना की। नेताजी बोस ने इसी लेख पर टैगोर से राय मांगी कि वे क्या सोचते हैं। नेताजी पूछते हैं कि क्या कृपलानी के विचार विश्व भारती के भी विचार हैं। इसी दौरान आनंद मठ पढ़ने के बाद कार्य समिति की बैठक से 6 दिन पहले नेहरू टैगोर से सलाह मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद मिल गया है और मैं गीत की पृष्ठभूमि को जानने के लिए पढ़ रहा हूं। नेहरू ने टैगोर को लिखा कि मैं वंदे मातरम को शब्दकोश की सहायता के बिना नहीं समझ पाया। इसके जवाब में टैगोर कहते हैं कि इस गीत के शुरुआती हिस्से की कोमलता, निष्ठा और हमारी मातृभूमि की सुंदरता और उसकी उदारता के प्रति व्यक्त किए गए उसके भाव का मुझ पर खास प्रभाव पड़ा है। इतना कि उस हिस्से को मैं बाकी की किताब और उसके मर्म से बिना किसी कठिनाई अलग कर पाया।
क्योंकि जिस अद्वैतवादी विचारधारा में मेरे पिता ने मेरी परवरिश की, उसके चलते मैं उस किताब के बाकी विचारों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रख सकता हूं। एक तरह से टैगोर आनंद मठ की भी आलोचना कर देते हैं। अपनी इस किताब में सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार कहते हैं कि नेहरू को जवाब देते हुए टैगोर ने अपनी आम शैली से अलग एक जटिल वाक्य में अपनी बात रखी। टैगोर कहते हैं कि मैं इस बात को मुक्त भाव से स्वीकार करता हूं कि बंकिम की पूरी वंदे मातरम कविता अगर अपने संदर्भ के साथ पढ़ी जाए तो इसकी व्याख्या इस तरह से हो सकती है कि उससे मुसलमानों की भावनाओं को चोट पहुंचे। लेकिन इसी कविता से स्वतः स्फूर्त भाव से निकला राष्ट्रगीत, जिसमें मूल कविता के 2 अंतरे भरे हैं, हमें हमेशा पूरी कविता की याद नहीं दिलाता, और उस कथा की याद तो शायद ही आती है जिसका इस गीत के साथ आकस्मिक रूप से जुड़ाव हो गया। टैगोर राय देते हैं कि पहले 2 अंतरे से किसी की भावना आहत नहीं होती। इस कविता का शुरुआती हिस्सा अलग मकाम प्राप्त कर चुका है। यह इतिहास है और इसके बारे में आपको प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से पता नहीं चलता है, लेकिन आप उनके भाषण को इस तरह से सुनते हैं जैसे इतिहास बता रहे हैं। इतिहास तो यह है कि वंदे मातरम को लेकर बोस और नेहरू दोनों ही टैगोर को पत्र लिख रहे थे, उनसे उनकी राय मांग रहे थे। टैगोर के रिश्तेदार कृष्ण कृपलानी वंदे मातरम को संकीर्ण बता रहे थे। यह इतिहास है, और यह भी कि जो हिस्सा टैगोर चुनते हैं उस हिस्से को ही भारत की संविधान सभा स्वीकार करती है। जिस वंदे मातरम ने पहले बंगाल और फिर उतनी ही तेजी से भारत के दूसरे हिस्से में रहने वाले लोगों को जगा दिया, उस वंदे मातरम को लेकर बहस में उदारता नजर नहीं आई। बंकिम दा का ये भाव सूत्र, बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू। बंकिम दा बोलने पर प्रधानमंत्री मोदी को तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगतो रॉय ने टोका और प्रधानमंत्री मोदी ने भी तुरंत ही सुधार कर लिया। हम आपको बता दें, इस वीडियो से पहले हमने वंदे मातरम पर 2 और वीडियो बनाए हैं। उम्मीद है आप तीनों वीडियो देखेंगे। इस गीत के इतिहास, इससे जुड़े विवाद की यात्राएं, इन सब के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यह वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं लोकसभा में हुए भाषण पर है। वंदे मातरम पर कम से कम भाषण देने आए प्रधानमंत्री को अपने तथ्यों के चुनाव में उदारता दिखानी चाहिए थी, लेकिन उनके निशाने पर कांग्रेस थी और कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के भाषण की कॉपी चेक कर दी। मैं उदाहरण दे देती हूँ सर। मांग रहे हैं सर वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा अधिवेशन था। महासभा, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था। किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। और उदाहरण दूं कि मैं अपना भाषण जारी रखूं। दे रही हूं। जो वंदे मातरम की जो क्रोनोलॉजी है वो भी आप समझिए, जो असली क्रोनोलॉजी है। 1875 में महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत के पहले दो अंतरे लिखे, जो आज हमारे राष्ट्रगीत घोषित हुए हैं, मतलब जो घोषित हुए थे और जिसको हम आज अपना राष्ट्रगीत कहलाते हैं। ये पहले 2 अंतरे लिखे। 1882 में 7 साल बाद उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ, आनंद मठ। उस उपन्यास में यही कविता उन्होंने प्रकाशित की, लेकिन इसमें 4 अंतरे जोड़ दिए। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार ये गीत गाया। 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन के समय वंदे मातरम जनता की एकता की गुहार बनकर गली गली से उठा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी
इस गीत को खुद गाते हुए बंगाल की सड़कों पर उतरे। विद्यार्थियों से लेकर किसानों तक, व्यापारियों से लेकर वकीलों तक हर कोई ये गीत गाने लगा। इस गीत की शक्ति को समझिए। ब्रिटिश साम्राज्य इसको सुनकर कांपता था और हमारे देशवासी इसको सुनकर वे मन बनाते थे, वे हिम्मत बनाते थे कि इस भयंकर साम्राज्य के खिलाफ सत्य और अहिंसा के नैतिक हथियारों को लेकर शहीद होने की तैयारी करते थे। ये गीत मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना को जगाता है। इस गीत की शक्ति ये है, इस गीत का हमारे देश से जुड़ाव ये है। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे, लेकिन बीजेपी और आरएसएस से भी सवाल पूछे जा रहे थे। आरएसएस ने कई दशकों तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया, जनगण मन क्यों नहीं गाया, आरएसएस और हिंदू संगठनों का आजादी की लड़ाई में क्या योगदान था, आरएसएस ने संविधान का विरोध क्यों किया, वंदे मातरम पर बीजेपी इस तरह से दावेदारी क्यों कर रही है जैसे यह गाना उसी का बनाया हो। संघ के 100 साल हो रहे हैं, आजादी की लड़ाई में संघ के योगदान पर ही चर्चा क्यों नहीं हो रही। इन सब सवालों के बीच लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल होने के अवसर पर बहस यहां से वहां भटकती रही। आजादी की लड़ाई के इस शानदार गाने को लेकर कुछ खास समृद्ध नहीं हुआ जा सका। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खंगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया। उनकी एक रंगी सोच ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया। वंदे मातरम सियासत के झूठे राष्ट्रवादियों के लिए नहीं है। गलत लोगों की गलत मंशा पूरा देश समझता है और केवल यही नहीं ओन करते हैं। वंदे मातरम की लोकप्रियता शानदार है, इसलिए भी कि जनता ने उसे अपनाया, बार बार गाया। किस हिस्से को गाया? उसी को जिसका चुनाव टैगोर ने किया, कार्य समिति ने और फिर बाद में संविधान सभा ने। 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने कई गाने बनाए अपनी योजनाओं के प्रचार के लिए। कई सारे गाने बने हैं। 12 साल में क्या उन्हें याद नहीं आया कि एक बार वंदे मातरम को पूरा गा दें, पूरा पढ़ दें या अच्छे गायक से पूरा गवाकर उसे लोकप्रिय बनाने का प्रयास करें। जो कांग्रेस से नहीं हो सका, कम से कम बताते उन्होंने क्या करने का प्रयास किया। यह भी बताता है कि हम संगीत कलाओं से कितने अनजान हैं। दरअसल हैं नहीं। हमें पता है कोई पूरा गाना, किसी गाने की 2 लाइन, किसी गाने की 1 लाइन क्यों लोकप्रिय हो जाती है, इसे संगीतकार और गायक दोनों ही तय नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी नेहरू जैसी बात नहीं कह सकते, लेकिन नेहरू ने तब यही कहा था कि यह बात जाहिर है कि महान गीत और गान आदेश के बूते हासिल नहीं किए जा सकते हैं। ये गीत तभी मिलते हैं जब कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति उसका सृजन कर पाता है, और ऐसे गीत मिल जाने के बाद भी उन्हें जनता की सहमति मांगनी होती है। कुछ गाने बीच में दम तोड़ जाते हैं, कुछ गाने अपना रूप बदल बदल कर जी जाते हैं, हर दौर में लौट आते हैं। व्यक्ति
या जीवन की भावना की लहरों में गानों की सवारी अलग होती है। अखिलेश यादव ने भाव की बात कही, कहा कि कोई सही गा सकता है, कोई गलत भी गा सकता है, कोई पढ़ तक नहीं सकता, कोई वंदे मातरम का अर्थ तक नहीं जान सकता, मगर जो भाव है उसे कोई नहीं रोक सका वंदे मातरम को लोकप्रिय होने से। सभापति महोदय, वंदे मातरम एक भाव के रूप में हमारे अंदर बसा है। चाहे उसके शब्द न याद हो, चाहे अर्थ न मालूम हो, चाहे पूरा याद न हो, उस सच्चे भारतीय के अंदर देश प्रेम की भावना जगाने के लिए इसके दो शब्द ही काफी हैं। जो सच में देश की एकता और अखंडता चाहते हैं, जो भाईचारे को बुनियाद मानते हैं, उनके लिए दो शब्द भी पर्याप्त हैं जो इस वंदे मातरम से हमें मिलते हैं। इस समय कई दिनों से लाखों लोग इंडिगो से परेशान हैं। इसी दिल्ली की हवा जहरीली है और दिल्ली की मुख्यमंत्री AQI को टेम्परेचर कह रही हैं। तमाम और मसले हैं, उन पर चर्चा नहीं हो रही। सरकार SIR और वोट चोरी पर चर्चा करने के लिए समय तय नहीं कर रही। वंदे मातरम पर 1 दिन की चर्चा हुई, 2 दिन की होनी चाहिए थी, लेकिन अगर सही में बहस करना चाहते हैं तो सारी बातों को रखा जाता। लेकिन अफसोस, देश की संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी इतिहास के सारे तथ्यों में से अपने हिसाब से चुनाव कर रहे थे। प्रधानमंत्री का भाषण कम से कम बाकी सदस्यों से अलग होना चाहिए था। इधर उधर की बातों को जोड़कर भूमिका बनाने से अच्छा था उदारता से तथ्यों को स्वीकार करते, बताते कि उस समय क्या क्या हुआ। भले ही RSS का आजादी की लड़ाई में योगदान ना रहा हो, इसे लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उस भारत के प्रधानमंत्री हैं जिसने लंबी लड़ाई के बाद आजादी पाई, एक लोकतंत्र बनाया और उस लोकतंत्र को जिंदा रखा जिसकी बुनियाद उसी आजादी की लड़ाई में है। इसीलिए बतौर प्रधानमंत्री वो इतिहास कांग्रेस का नहीं, उनका भी होना चाहिए था, मगर वे इतिहास से इस तरह अलग दिखे जिस तरह से संघ से सवाल किया जाता है कि आजादी की लड़ाई में आप कहां थे, जिसके स्वयंसेवक प्रधानमंत्री मोदी खुद को बताते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।